हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कल आप लोगों को प्रॉमिस किया, आप लोगों ने बहुत कमेंट भी किए और उसके बाद आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया। कई लोगों ने कॉल करके मैसेज करके भी कहा कि उनको एक कंसोलिडेशन, पैरेलल रेंज और रिट्रेसमेंट रेंज का डिफरेंस समझना है कि एक कंसोलिडेशन जब रिट्रेसमेंट में हो रहा होगा तो कैसे पहचानेंगे कि वो सप्लाई नहीं है, यानी कि बिकवाली नहीं है, और वहाँ पर हम खरीदारी की अप्रोच से ही आगे बढ़ें और जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ट्रेड कर पाएँ। इसका मतलब हुआ कि जब प्राइस गिर रहा हो तो उस गिरावट में आप ये पहचान लें कि ये डाउन ट्रेंड है या फिर कंसोलिडेशन है। तो डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन में डिफरेंस करना, वो पहचानना आपको आना चाहिए जब भी आप अच्छे से अपनी पोजीशंस को प्लान करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट पर हम लोग बहुत विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि इस सेशन को बिल्कुल अंत तक, एंड तक देखा जाए, जिससे आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ, ये धन का डीमेट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई लोग पूछ रहे थे कि वो जो इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू, वो अलग है, ये अलग है। ये अलग नहीं है, ये धन के डीमेट का ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग यूज़ करना चाहें ओपन कर सकते हैं वहाँ से अपना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक रिट्रेसमेंट को कंसोलिडेशन कैसे कह दिया जाए? जब प्राइस गिर रहा है, उस गिरावट वाले प्राइस को आप कंसोलिडेशन बोल रहे हैं। देखिए, कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? कंसोलिडेशन का मतलब है कि कोई भी प्रक्रिया जब बहुत धीमी हो जाए या फिर पूरी तरीके से रुक जाए एक दायरे में आकर, तो वो क्या है? कंसोलिडेट कर गई है। जब एक ग्रोथ होने के बाद आपका ग्रोथ ग्राफ इस तरीके से यहाँ पर रुक जाए तो वो कंसोलिडेशन है। या फिर आपने कोई ग्रोथ बहुत तेज़ी से की, फिर आप उसको एवरेज करेक्ट कर रहे हैं कि अब आप ग्रोथ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी चीज़ें आपने सीखी हैं अपने लाइफ में अब उसी पर निपुणता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फेज भी आपका कंसोलिडेशन का फेज है। तो इसी को हमने क्या कहा कि ये एक कंसोलिडेशन है, कि वो गिरावट नहीं है। अब इसको आप गिरावट नहीं कहेंगे कि जो भी आपने सीखा उसमें आप निपुणता हासिल करने के लिए जो समय दे रहे हैं तो आप नई चीज़ों को और नहीं सीख पाएंगे। तो लर्निंग ग्राफ में कोई पीक नहीं आ रही है, और लर्निंग ग्राफ में पीक आने की जगह कुछ चीज़ें जो आपने बहुत ज़्यादा सीख रखी, पहले से लर्न किया, तो उसमें आपको निपुणता हासिल करते समय समझ आएगा सर कि जो चीज़ें आपने सीखी सभी चीज़ें काम की नहीं थी, तो उनको आपने हटाया, तो वहाँ से आपको दिखेगा कि लर्निंग ग्राफ में रिट्रेसमेंट है। ये आपकी सीखने की प्रक्रिया से मैं चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से प्राइस में किसी 100 रुपये के भाव से खरीदारी हुई और प्राइस चलकर 150 तक पहुँच गया। अब वो अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करे, जो उसकी मजबूती है उसको कैसे वो और स्ट्रॉन्ग कर ले कि वो 140 पे रुक पाता है या 135 पे रुक पाता है या 130 पर। ये तो 100 रुपये की डिमांड थी जो प्राइस को 150 तक ले गई, लेकिन जो खरीदारी का इम्पैक्ट जहां पर प्राइस में फिर सेलर को मशक्कत करनी पड़े प्राइस को गिराने में, उस रेंज तक प्राइस की गिरावट, वो कंसोलिडेशन ही है। उसको हम रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन कहते हैं। तो प्राइस में दो तरीके का कंसोलिडेशन होता है, एक पैरेलल रेंज का कंसोलिडेशन, एक इस तरीके की डाउन ट्रेंड का कंसोलिडेशन, जिसको आप कहते हैं ये वेज पैटर्न। इस तरीके से आप बनाते हैं ना, पोल एंड फ्लैग। ठीक है, अब फ्लैग पैटर्न में बहुत सारी खामियां हैं। आप लोग ट्रेड तो करते हैं टेक्निकल में, उसमें खामियां बहुत सारी। क्यों? आप इनसाइड प्राइस को देख नहीं रहे हैं। आपने सिर्फ एक अप ट्रेंड देखा, उसके बाद एक फ्लैग देख रहे हैं, वो उसके हाई ब्रेक होंगे, तुम नहीं। ये जब रिट्रेसमेंट चल रहा है वहां पर प्राइस कैसा दिख रहा है, वो इनसाइट ऑफ प्राइस एक्शन जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप कभी नहीं समझ पाइएगा कि प्राइस ये हाई ब्रेक करने पर मोमेंटम करेगा या फिर इस हाई को टच करके दोबारा एम फॉर्मेशन में तब्दील होकर गिर जाएगा। तो जब प्राइस अपना ये रिट्रेसमेंट फेज में है, वहां पर आपको कौन कौन सी चीजों पर निगाह रखनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए ब्रेकआउट से पहले ब्रेकआउट पकड़ना, ब्रेकडाउन से पहले ब्रेकडाउन पकड़ना, इन चीज़ों पर काम करना है। पहली बात पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बायर्स बिहेवियर काल्म है, बहुत धीमा है। सेलर्स बिहेवियर एग्रेसिव है। इससे एक बात समझ लीजिए, जब भी प्राइस में एक हायर साइड ट्रेंड आएगा और रिट्रेसमेंट की शुरुआत होगी, तो वो रिट्रेसमेंट प्रीवियस मोमेंटम से धीमा होगा, जो कि हम लोगों ने टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट में भी सीखा है। टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट में क्या सीखा है कि प्राइस जब एक मोमेंटम के बाद रिट्रेसमेंट करेगा, वो रिट्रेसमेंट उसके प्रीवियस मोमेंटम से बहुत धीमा होगा, टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट में। क्यों? बायर अगर अच्छे हैं तो वो रिट्रेसमेंट ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। अब ये रिट्रेसमेंट जब धीमा होगा तो इस धीमे रिट्रेसमेंट का पहला क्या है? बायर्स बिहेवियर काल्मनेस, बहुत धीमे धीमे प्राइस गिरते हुए नीचे आएगा।
और जब प्राइस ये डाउन ट्रेंड में होगा तो हमको पहचान लेना होगा कि यहाँ पर बिकवाली के कोई अवसर नहीं, खरीदारी होनी चाहिए। वो कैसे देखा जाए? वो देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ कैंडल से। अब देखिए, समझिए ध्यान से, जब भी सेलर किसी प्राइस को डोमिनेट करता है ना, तो उसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो प्राइस में डाउन ट्रेंड लाएगा, और डाउन ट्रेंड लाते टाइम जब प्राइस में बड़ी कैंडल्स रेड बनेंगी, रेड कैंडल्स कई एक तरीके से बड़ी बनती, ये एक बड़ा एवरेज कैंडल है रेड, ये एक बड़ा रेड एवरेज कैंडल है, ये भी एक 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 रेड एवरेज कैंडल है, ये भी है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड की कैंडल्स तो एवरेज बनती हैं, कई तरीके से बनती हैं, लेकिन जो भी एवरेज कैंडल बनेगी, एवरेज साइज की बात कर रहा हूं कि एक औसत अच्छे प्राइस में गिरावट होनी चाहिए। अब ये एक अच्छे प्राइस की गिरावट नहीं, रेड कैंडल तो यहाँ भी बहुत है, यहाँ भी बहुत है, यहाँ भी बहुत है, यहाँ भी बहुत है, तो यहाँ पे कोई गिरावट अच्छी नहीं है, तो कोई अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है जब प्राइस गिर रहा हो, मतलब बड़ी रेड कैंडल का कलर रेड ही होना चाहिए, और उसमें से अगर प्राइस में बॉडी साइज कम और लोअर विक का पार्ट बड़ा है, तो समझ लीजिए वो एक रिट्रेसमेंट चल रहा है। और ऐसा बल्क ऑफ कैंडल में होना चाहिए, एक कैंडल में नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग लें तो बैंक निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि रिट्रेसमेंट किसको बोल रहे हैं। सेलर बिहेवियर पैनिक क्रिएट करता है। पैनिक क्रिएट करने का मतलब है कि एक बॉडी साइज कैंडल, उसके बाद लो ब्रेक करके फिर एक बड़ी बॉडी साइज कैंडल, और इन बॉडी साइज रेड कैंडल्स में लोअर विक के फॉर्मेशन हमेशा ही इस बॉडी पार्ट से बहुत छोटे होंगे, ना के बराबर। और इसका अगर 40% पार्ट भी बॉडी साइज है, तो जितना टोटल कैंडल का साइज है उसमें 40% भी अगर लोअर विक है, तो समझ लीजिए वो बायर्स बिहेवियर है। लेकिन ऐसा फॉर्मेशन सिर्फ एक कैंडल में देखने से काम नहीं चलेगा, बल्क ऑफ कैंडल्स में होना चाहिए। दूसरी बात, प्राइस जब भी गिरावट कर रहा है एक मोमेंटम के बाद, तो उस गिरावट में अगर एक यहां से मान लेते हैं 100 रुपए से प्राइस गिर के 95 तक आया, तो ये 5 रुपए की जो गिरावट है इसमें कई एक कैंडल्स बन जाए। कई एक कैंडल्स का मतलब है कि 5 रुपए की गिरावट करनी थी और कैंडल बन गई 100 या 50, तो ये तो बड़ी बड़ी कैंडल्स का फॉर्मेशन। और लगातार प्राइस गिरते हुए आपको दिख रहा है कि रिट्रेसमेंट चल ही रहा है, रिट्रेसमेंट खत्म ही नहीं हो रहा है, कि 5 रुपए की गिरावट हो गई और कैंडल बन गई है 50 से 100। इसका मतलब क्या है? ये एक रिट्रेसमेंट है, कंसोलिडेशन है। यहाँ से दोबारा प्राइस बॉटम आउट होगा और नई खरीदारी की तरफ बढ़ेगा। दोनों बातें क्लियर हो गई। चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, प्राइस में सिर्फ हम लोग इम्पैक्ट प्राइस को पहचानेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक सेलर बिहेवियर और वहाँ पर रिट्रेसमेंट का डिफरेंस आपको समझ आएगा। प्राइस यहाँ पर गिरावट कर रहा है, डाउन ट्रेंड में है ना, तो एक कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, देखिए एक के बाद एक कैंडल, और सभी में लोअर विक ना के बराबर, और सभी में बॉडी साइज कैंडल। इसका मतलब है सप्लायर एग्रेसिव है, यहाँ पर बाइंग के लिए कोई भी काल्मनेस नहीं है, कोई धीमापन प्राइस में नहीं है, कोई भी खरीदारी के अवसर नहीं देख सकते। कोई भी पुल बैक मिले, खरीदारी के अवसर देखेंगे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है सर बाइंग की तरफ जाने का, कोई मतलब नहीं। और इस सेलिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? इस रेंज से हुई। मार्क कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। जब प्राइस डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है, फिर समझ आया कि पहली बिकवाली के बाद अब प्राइस में देखिए जब गिरावट हुई तो छोटी छोटी कैंडल्स, अब हो सकता है कि कोई मौका मिले, लेकिन प्राइस ने लो ब्रेक किए, फिर नीचे चला गया, कोई मौका नहीं। फिर यहाँ पे कैंडल्स की शुरुआत हुई, बड़ी बॉडी साइज कैंडल, कोई मौका नहीं, तो मतलब फिर सेलर बिहेवियर, एग्रेसिव अप्रोच, डाउनवर्ड्स मोमेंटम की। तो यहाँ से यहाँ तक हमको कोई बाइंग की तरफ अपॉर्चुनिटी देखने का मौका ही नहीं मिला। फिर प्राइस ने यहाँ से पुल बैक किया, तो अभी सेलर्स बिहेवियर देखा, तो पुल बैक को अचानक देखिए, जब तक प्राइस अपना बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज नहीं कर लेगा तब तक हम बाइंग की तरफ देख नहीं सकते। बाई ऑन डिप का प्राइस है कि सेल ऑन राइज है, ये हमको पहचाना होगा। ये प्राइस सेल ऑन राइज है सर, बाई ऑन डिप नहीं है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे पहला बार ये स्विंग हाई टच हुआ, यहाँ पे ये 4-5 कैंडल, फिर बॉडी साइज कैंडल, बॉडी साइज कैंडल, हाँ इनके साइज छोटे हो गए बस, लेकिन सारी बॉडी साइज कैंडल, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से फिर मोमेंटम करता है, कहाँ पहुंचे? लास्ट सेलर के पास जहाँ से गिरावट हुई थी, ठीक है। वहाँ पे कैंडल क्या कर रहा है? गौर कीजिए, कैंडल यहाँ पे क्या कर रहा है? कैंडल यहाँ पे कर रहा है एक बड़ा बॉडी साइज कैंडल, उसमें लोअर विक का साइज ना के बराबर। फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट की बात, फिर ये कैंडल्स, इसका मतलब है अभी भी कोई खरीदारी के अवसर आपके पास नहीं। अब प्राइस ने शुरुआत की है पॉजिटिव रिट्रेसमेंट की। अच्छा हाँ, एक बात और रह गई आपके लिए कि पॉजिटिव रिट्रेसमेंट सिर्फ डाउन ट्रेंड में नहीं होता है, अप साइड भी होता है, इसको भी पॉजिटिव रिट्रेसमेंट ही कहेंगे। प्राइस धीमे गिरावट करे या धीमे चल के जाए, दोनों है पॉजिटिव रिट्रेसमेंट ही।
अपर वेज पैटर्न जो बनता है इस तरीके से आप लोग रेंज ड्रॉ करते हैं, आप लोग सोचते हैं कि ये लो ब्रेक होके मूवमेंट, नहीं, ऐसे नहीं। जब तक लास्ट स्विंग लो कोई इस रेंज के बाहर जो लगा, जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक कोई गिरावट नहीं। अब ये है प्राइस का एक रिट्रेसमेंट बिहेवियर। अब हम लोग अपर रिट्रेसमेंट को नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, पहले एक लोअर रिट्रेसमेंट, गिरते हुए प्राइस को रिट्रेसमेंट की तरह समझते हैं। अब प्राइस में जब ये गिरावट हो रही है, अब आपको समझ आ रहा है छोटी छोटी कैंडल्स के, ये पहली बार हुआ है पूरे मोमेंटम में, अगर आप गौर करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है छोटी छोटी कैंडल में गिरावट इतने समय के लिए। मैंने क्या कहा, बल्क ऑफ कैंडल, 3-4 कैंडल से काम नहीं चलेगा। 3-4 कैंडल अगर देखनी थी तो यहाँ भी दिख जाएंगी, यहाँ भी दिख जाएंगी, हर जगह आपको लोअर विक के फॉर्म, वो अलग चीज़ है, हम यहाँ भी दिखेंगे। ये 3-4 कैंडल से काम हमारा नहीं चल रहा है, हमको चाहिए बल्क ऑफ कैंडल। अब ये बल्क ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन दिखा, यहाँ पर ये एक एग्रेसिव बिहेवियर बायर का फिर दिखा कि अच्छे से खरीदारी की जा रही है। फिर सप्लायर ने कोशिश किया सर, लेकिन अब जब सप्लायर ने कोशिश किया तो इस बॉटम तक प्राइस में लाने में ये रिट्रेसमेंट, ये है परफेक्ट एक रिट्रेसमेंट जिसको हम कंसोलिडेशन बोलेंगे। अब ये रिट्रेसमेंट आपके लिए कंसोलिडेशन। अब इससे क्या समझ आता है, बायर्स बिहेवियर, काल्मनेस, बहुत धीमे धीमे प्राइस को तैयार किया गया है, यहाँ से पूरा चेंज किया गया। ये सेलर थे, सेलर के सामने प्राइस को पॉजिटिव रिट्रेसमेंट है ये, यहाँ पे कंसोलिडेशन को तरह इसको मार रहा है। क्यों, बहुत छोटी छोटी सी कैंडल्स के फॉर्मेशन और सभी कैंडल्स में लोअर विक लगातार दिख रही हैं, और प्राइस 51,200 से 50,960 तक 200-250 पॉइंट की गिरावट करने में कितनी सारी कैंडल्स के फॉर्मेशन कर रहा है, सिर्फ यहीं से देख लीजिए। 42 कैंडल, 3 घंटे 30 मिनट का समय ले रहा है। बात क्लियर हुई। अब प्राइस ने जब पॉजिटिव कंसोलिडेशन कर दिया आपके सामने, इसका मतलब है अब इसी रेंज को एक ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर लिया जाता है, इसी रेंज को एक ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर लिया जाता है। जब आपने इसको ट्रेंड लाइन से ड्रॉ किया तब आपको समझ आया नेक्स्ट सेशन में प्राइस क्या कर रहा है, गैप अप करने के बाद इसी के पास से बाइंग उठा रहा है। और इन सारी कैंडल्स में अगर आप देखिए तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, रिट्रेसमेंट, और ये भी एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन। क्यों, हर कैंडल में आप देखिए लोअर विक, लोअर विक, लोअर विक, लोअर विक, लोअर विक। अब प्राइस जो मोमेंटम करेगा वो मोमेंटम क्या होगा, एक वाइल्ड मोमेंटम होगा हायर साइड। अब हम खरीदारी की तरफ पहुंचे तो देखिए प्राइस को एक लोअर लोज के फॉर्मेशन से सेलर के बिहेवियर से बायर के बिहेवियर में पहुंचने में एक टाइम लगा, वो मौका हमने पूरा बाजार को दिया। और उसके बाद जब हमको दिखने लगा अब पॉजिटिव रिट्रेसमेंट, पॉजिटिव कंसोलिडेशन जैसे रिट्रेसमेंट होने लगे हैं, ये हमारे लिए कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन से क्या समझ आता है, इसको हम कंसोलिडेशन कह के हो रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हम कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ना देखें, बिकवाली का कोई अवसर ढूंढना ही यहाँ पर मिथ्या है सर, देखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप एक बात समझिए कि प्राइस एक 100 रुपये का ये पैरेलल कंसोलिडेशन तो समझते हैं, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल, एक एग्जांपल मैंने दिया। अभी रिट्रेसमेंट के 3 से 4 सेशन होंगे तब आप कहीं पूरी तरीके से समझ पाएंगे एक एक कॉन्सेप्ट को, एक सेशन में समझना मुश्किल है। अब ये एक पैरेलल रेंज है, 100 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया। अब प्राइस इस रेंज के पास जाकर ऐसे जाकर रुकने लगे, इसका मतलब क्या है, ये बाइंग चल रही है, यहाँ पे सप्लाई पहले से पड़ी है, इस सप्लाई को काटने के लिए सप्लाई इक्वल टू डिमांड किया जा रहा है, तो प्राइस वहीं पर रुक गया, तो सप्लाई का इंपैक्ट आ नहीं पा रहा क्योंकि डिमांड लगातार बढ़ रही है। वही यहाँ पर है, प्राइस जब धीमी गिरावट करता है और लोअर विक से रिजेक्शन ले रहा है, मतलब ये एक सप्लाई एरिया है, लगातार यहाँ पर रिजेक्शन चलेंगे, प्राइस बार बार इसको रिटेस्ट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तो है तो ये वही, इसीलिए इसको क्या बोला, एक कंसोलिडेशन। ये डाउन ट्रेंड नहीं है, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन। अब प्राइस अगर आप गौर करें, इसी रिट्रेसमेंट लाइन को ऐसे ड्रॉ कीजिए तो प्राइस अगले सेशन यहीं से डिमांड उठाया, ये हाई ब्रेक किया मोमेंटम, और इसके बाद अब ये पॉजिटिव रिट्रेसमेंट की शुरुआत है। जितनी बार प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा वो सारे पॉजिटिव रिट्रेसमेंट, जितनी बार शुरुआत करे। ठीक है, तो पॉजिटिव रिट्रेसमेंट इसी तरीके से देखना है। क्या, 2-3 बातों को ध्यान रखिए। बड़ी बॉडी साइज रेड कैंडल्स बन रही हैं तो पॉजिटिव रिट्रेसमेंट नहीं है। प्राइस अगर एक ट्रेंड लाइन के पास ऐसे लगातार रुकते हुए गिर रहा है और जहां पर लोअर विक की कैंडल्स बड़े हो रहे हैं और या फिर डोजी बन रहे हैं और 200-300 पॉइंट की गिरावट करने में 40 से 50 कैंडल को बनाना पड़ रहा है, जैसे ही प्राइस उसके हाई ब्रेक करे मोमेंटम के लिए चले जाइए। वही है आपके लिए एक रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब है बायर्स बिहेवियर, और जहां पर बायर्स बिहेवियर है प्राइस में काल्मनेस है, प्राइस में धीमापन है, धीरे धीरे गिरावट हो रही है। ये गिरावट क्या है, बहुत धीमे धीमे गिरावट है। इस अप्रोच के लिए हमको प्राइस को ट्रेड करना होता है, इसी अप्रोच के लिए, इसी प्राइस एक्शन के लिए, यही है रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन। ठीक है, लगभग पॉइंट आपको क्लियर होंगे।
जहाँ भी आपको डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस सेशन के बाद जो भी डाउट रह गया, और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने सिर्फ आपको इसका बेस स्ट्रक्चर बताया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे सीखने के लिए अभी ज़रूरी हैं। तो आगे मैं इसके सेशंस करता रहूँगा। अगर आपको पसंद आती है सीरीज़ तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं। चलिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।